दोस्तों एक नए जिले में नए शहर में नए कलेक्टर साहब का आगमन होता है और उनका भव्य स्वागत वहां पे किया जाता है। कलेक्टर साहब का व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा था और वो कलेक्टर साहब सबके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार थे, कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करते थे। एक दिन दोस्तों अचानक से कलेक्टर साहब की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। उनको ऑनन फॉरन में एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उनका इलाज होता है। जब दोस्तों कलेक्टर साहब को होश आता है तो वो अचानक से चीखने लगते हैं और उनके सामने एक दरोगा खड़ा होता है जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं कलेक्टर साहब और कहते हैं कि इसी ने मुझे मारा है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरी दुनिया बर्बाद की है, यही मेरा कातिल है। दोस्तों ये बात जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है, कहता है भाई कलेक्टर साहब को क्या हुआ, इनका मानसिक संतुलन हमें लगता है बिगड़ गया। लेकिन दोस्तों उस कलेक्टर साहब ने जो हकीकत बताई अपने और उस दरोगा साहब के बीच की, उस सच्चाई को सुन के, उस हकीकत को सुन के हर कोई दंग रह गया और सोचता है कि भला ये दरोगा ऐसा कैसे कर सकता है। तो आखिर में दोस्तों क्या सच्चाई थी इस कहानी की, क्या ये पूरी कहानी थी, आपको हम विस्तार से बताते हैं। बस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिहार के जमुई जिले से। जमुई जिले में एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक ऐसा परिवार था जो परिवार बेहद ही ज्यादा गरीब था। दोस्तों इस परिवार में एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम सौरभ रखा जाता है। सौरभ बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज और तर्राक था। वक्त के साथ में दोस्तों सौरभ बढ़ने लगता है और पढ़ाई करने लगता है। सौरभ जिस भी स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में टॉप आता है, उससे आगे कोई निकल ही नहीं पाता है। सौरभ के जो टीचर थे सौरभ की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। उसके माता पिता को बुला के सौरभ के माता पिता बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे कि मेरा बेटा इतना तेज तर्राक है, इतना टैलेंटेड है। यहाँ तक कि दोस्तों सौरभ से जो भी बात करता है वो बस यही कहता है कि सौरभ एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन दोस्तों एक समस्या थी कि सौरभ के पिता के ऊपर इतना सारा कर्जा था कि कर्जदारों की लाइन लगी रहती थी। यहाँ तक कि सौरभ के पिता को लोग गाली देके चले जाते थे, कहते थे कल तक अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये कर्जा इसलिए हो गया था क्योंकि सौरभ के पिताजी की एक बार तबीयत खराब हो गई थी जिसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। सौरभ के पिताजी के पास में इतना पैसा नहीं था तो उन्होंने कर्जा लिया था, लेकिन इतना कोई कमाई का दूसरा साधन नहीं था जिसके चलते वो इस कर्जे को चुका सके और कर्जा दिन रात बढ़ता ही चला गया। दोस्तों सौरभ के पिताजी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना तेज तर्राक है, लेकिन इसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है जब ये देखता है कि इसके पिताजी को लोग परेशान करते हैं। दोस्तों सौरभ के पिताजी सबको बड़ा अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं लड़ाई झगड़ा ना करो, हम सबका पैसा अदा कर देंगे। सौरभ इस चीज को देख के बहुत ज्यादा परेशान होता था, यहाँ तक कि वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपको लोग क्यों गाली देते हैं। दोस्तों सौरभ उन लोगों से भी बात करता है जिन लोगों का कर्जा था और कहता है कि भाई मेरे पिताजी को गाली ना दो, एक दिन मैं आप सबका कर्जा चुका दूंगा। तो वो लोग कहने लगते थे अच्छा तो क्या डीएम बन जाएगा जब तू हमारा कर्जा चुकाया, मुझे कर्जा आज ही चाहिए, अपना पैसा आज ही चाहिए। दोस्तों सौरभ के पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा इन सब चीजों को चलते हुए पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी छोटी सी जो जमीन थी जिससे अपना गुजारा करते थे उस जमीन को बेच देते हैं और लोगों का कर्जा चुका देते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों उनके ऊपर कर्जा रह जाता है। वो लोग भी जब परेशान करते हैं तो सौरभ के पिताजी जिस मकान में रहते थे उस मकान को भी बेच देते हैं और लोगों का कर्जा चुका देते हैं। बस दोस्तों सौरभ के पिताजी उस गांव से, उस घर से निकल आते हैं छोड़ के और शहर में जाके एक छोटा सा कमरा ले लेते हैं और वहीं पे अपने बेटा को पढ़ाने लगते हैं। दोस्तों वहां पे रह के वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बेटा को पैसा देते हैं और बेटा जो सौरभ था वो हर क्लास को टॉप करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जैसे तैसे करके सौरभ इंटर तक की पढ़ाई को कर लेता है। अब सौरभ ये सोचता है कि मैं अफसर तो बनूंगा ही, बड़ा अधिकारी बनूंगा, मैं इतना पढ़ने में तेज तर्राक हूँ। और सौरभ के पिता भी सोचते थे, लेकिन सौरभ अपने पिता से कहता है कि पिताजी आगे की पढ़ाई मुझे बाहर रह के करनी है, यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और
दोस्तों सौरभ के पिता भी सोचते हैं कि मैं अपने बेटा को यहाँ से निकाल दूं और बाद में जो होगा उसको देखेंगे। दोस्तों सौरभ के पिता सौरभ को दिल्ली भेज देते हैं और कहते हैं बेटा वहां पे तुम पढ़ो जाके, और जो भी हम पैसा कमाएंगे तुम्हारे पास में हम भेजते रहेंगे। सौरभ दिल्ली चला जाता है और वहां पे रह के वो जी जान से मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। लेकिन दोस्तों सौरभ के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो कोचिंग कर पाता, तो सौरभ मोबाइल से ही दिन रात मेहनत करता है। बस यही सोचता है कि मेरे पिता को लोग गाली देते थे, मेरे पिता से लोग कहते हैं कि तेरा बेटा क्या अधिकारी बन जाएगा, तो अपने पिता का सर मुझे ऊंचा करना है, मुझे अधिकारी बन के दिखाना है। मेरे माँ बाप का लोगों ने अपमान किया है, अपमान का बदला लेना है। इस विचार से सौरभ दिन रात मेहनत करता है और बच्चों को पढ़ाता है, उसी से अपना खर्चा चलाता है। कभी कभार माता पिता भी पैसा भेज देते हैं, वक्त हो जाता है। और दोस्तों जब फॉर्म अप्लाई करने का टाइम आता है तो सौरभ फॉर्म भी अप्लाई करता है, और वो इतनी मेहनत से पढ़ाई करता था कि वो पहली बार में ही परीक्षा को पास कर लेता है, इंटरव्यू को निकाल लेता है, यानी कि सब उसका काम पहली बार में हो जाता है। और दोस्तों वो जब उसका सिलेक्शन हो गया, वो कलेक्टर बन गया, तो अपने माता पिता को बड़ा गर्व के साथ में बताता है कि तुम्हारा बेटा अधिकारी बन गया, बता दो सबको कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया। और अपनी माँ से सौरभ कहता है कि माँ हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। दोस्तों सौरभ वहां से दिल्ली से चल देता है और पहुंच जाता है 5वें दिन वहां पे जहां पे वो अपने माता पिता को छोड़ के दिल्ली गया था। दोस्तों वहां पे पहुंचता है तो उसको वहां पे अपने माता पिता नहीं मिलते हैं। तो कुछ लोगों से सौरभ पूछता है कि मेरे माता पिता यहीं रहते थे, कहाँ चले गए? तो लोगों ने बताया कि जिस कमरा में रहते थे, मकान में रहते थे, उसका किराया उन्होंने नहीं दे पाया, जिसके चलते मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया। दोस्तों सौरभ बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अब मैं अपने माता पिता को कहाँ ढूंढूं और वो आखिर में कहाँ होंगे। दोस्तों सौरभ से बात तो होती थी, लेकिन माता पिता ने कभी नहीं बताया कि वो किस हाल में है। वो ये सोचते थे कि मेरा बेटा टेंशन ना करे। दोस्तों वो उस कमरे से निकल के एक मंदिर में रहने लगे थे और मंदिर में ही भीख मांग के वो अपना गुजारा करने लगे थे। सौरभ उस मंदिर में पहुंचता है और अपने माता पिता को सीने से लगा के फूट फूट के रोता और कहता है कि आज से तुम्हें मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा अधिकारी बन गया। दोस्तों सौरभ अपने माता पिता को अपने साथ में दिल्ली ले जाता है और वहीं पे रखने लगता है जहां पे वो खुद रहता था। इसके बाद में सौरभ की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो सौरभ को एक सरकारी आवास मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है और उस सरकारी आवास में माता पिता रहने लगते हैं। बड़ा ठाट बाट के साथ में सौरभ ने सारी व्यवस्थाएं अपने माता पिता के लिए कर दी थी। अब दोस्तों सौरभ ड्यूटी करता है। इसके बाद में 3 साल ड्यूटी करने के बाद सौरभ का ट्रांसफर इंदौर में होता है। दोस्तों इंदौर में जब सौरभ का ट्रांसफर होता है और जब सौरभ वहां पे पहुंचता है तो वहां पे सौरभ का बहुत ज्यादा स्वागत किया जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पे सौरभ के साथ में एक घटना घटित होना शुरू हो गई थी। सौरभ को वहां पे पहुंच के ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो पहले इन जगहों को देख चुका है, इन गलियों में घूम चुका है, इन सब चीजों को देख चुका है पहले ही। उसको ऐसा लगने लगा था, वो वहां के लोगों से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ। तो कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि हो सकता है कि तुम कभी बचपन में अपने माता पिता के साथ में आए हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। दोस्तों सौरभ अपने माता पिता को अपनी बात बताता है तो माता पिता कहते हैं बेटा हम कभी घर छोड़ के गए नहीं, इतना मेरे पास कहाँ पैसा जो कभी हम कहीं घूमने जाते तुमको यूं ही लग रहा होगा। लेकिन सौरभ के दिमाग में बस वही चीजें चल रही थी कि मैं यहाँ पे कैसे आया था, मैं कभी तो आया था, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस भी दुकान को देखता है तो उसको लगता है कि ये दुकान यहीं पे थी, जिस भी चीज को देखता है तो उसको ऐसा ही दोस्तों लगा करता था। सभी लोग उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करते कहते थे कि कोई अफसर हो तो सौरभ के जैसा। दोस्तों एक दिन की बात, सौरभ अपनी ड्यूटी में थे, उसी दौरान एक व्यक्ति आता है जिसकी उम्र लगभग 70 साल को क्रॉस कर रही थी। वो सौरभ के पास में आके कहता है कि साहब मेरी कंप्लेन को लिख लो, और अपने बारे में बताता है कि मैं दरोगा हूँ और फला थाने से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो सौरभ कहते हैं बताइए क्या समस्या है। तो कहता है कि मेरी बेटी को ससुराल में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, मेरी बेटी का जो पति है वो बहुत ज्यादा मारता कूटता है। तब सौरभ कहते हैं कि भाई इसके लिए डायरेक्ट तुम मेरे पास में क्यों आए, पुलिस थाने बहुत सारे हैं, वहां पे तुम हेल्प ले सकते थे, वहां पे कंप्लेन करा सकते थे। तब वो दरोगा कहता है कि मैंने वहां पे बहुत बार कंप्लेन लिखवाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी का जो ससुर है वो विधायक है, जिसके चलते उसकी बहुत ज्यादा चलती है,
मेरी कंप्लेन लिखी ही नहीं जाती है। दोस्तों सौरभ उसकी कंप्लेन को लिख लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम देखेंगे तुम्हारी बेटी के साथ में क्या होता है। दोस्तों अगले दिन सौरभ पहुंच जाते हैं उस विधायक के यहाँ जहां पे उस दरोगा की बेटी थी, और विधायक से कहते हैं कि भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, तुम अपनी बहू को सताते हो और तुम्हारा बेटा जो है वो अपनी पत्नी को मारता है, ऐसा क्यों। तब दोस्तों विधायक कहता है कि वो दरोगा जो है ना बहुत ज्यादा मूर्ख है, बेवकूफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी बहू को क्यों सताऊंगा और मेरा बेटा कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। अगर ऐसा है, तुमको शंका है, तो हम अपनी बहू को बुला रहे हैं, मेरी बहू का नाम सविता है, और उससे आप बात कर लीजिए, उससे आप मिल लीजिए। दोस्तों वो सौरभ कहने लगते ठीक है, तुम अपनी बहू को बुलाओ। दोस्तों जब विधायक ने अपनी बहू को बुलाया सविता को, दोस्तों जैसे ही सविता को सौरभ ने देखा, सौरभ के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वहीं पे सौरभ बेहोश हो जाते हैं। अब किसी को यह ना समझ में आए कि आखिर में इनके साथ में क्या हुआ है, इनको हुआ क्या है। दोस्तों ऑनन फानन में सौरभ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहां पे पुलिस वाले भी बहुत सारे पहुंच जाते हैं और उनका इलाज वहां पे चलता है। दोस्तों 24 घंटे के बाद में सौरभ को होश आता है। जब होश आता है तो सौरभ का जो नजरिया था वो बिल्कुल अलग। सौरभ को ऐसा लग रहा था कि वो एक नई दुनिया में, क्योंकि सौरभ के दिमाग में एक बहुत तेज झटका लगा था, जिसके चलते दोस्तों सौरभ को अपना पिछला जन्म याद आने लगा था। अब दोस्तों यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। दोस्तों वो दरोगा जो कंप्लेन लिखाने आया था अपनी बेटी के लिए, वो वहां पे खड़ा था। दोस्तों सौरभ ने जैसे ही उस दरोगा को देखा, सौरभ चिल्लाने लगा कि इसी ने मुझे मारा था, इसी ने मेरा कत्ल किया था, इसी ने मेरी दुनिया उजाड़ी थी, यही कातिल है, इसने मेरा कत्ल करके मुझको एक नदी में फेंका था। अब दोस्तों जो भी सुनता है वो कहता है कि भाई कलेक्टर साहब का दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। तब दोस्तों वो कलेक्टर साहब कहते हैं पुलिस वालों से कि विधायक की जो बेटी है जिसका नाम सविता है, उसको मेरे पास में लेके आओ। दोस्तों पुलिस वाले जाते हैं विधायक के घर में और कलेक्टर साहब की कही बात को बताते हैं, कहते हैं कि अपनी बहू को वहां पे लेके चलो। विधायक अपनी बहू सविता को अपने साथ लेके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जैसे ही सविता हॉस्पिटल में पहुंचती है तो कलेक्टर साहब उठ के उसको गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि सविता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। अब भाई जो भी देखता है वो हैरान। सविता भी कहती कि भाई हटो, तुम कैसे हो, कैसी तुम्हारी आदत है, तुम अधिकारी हो लेकिन तुमको तमीज नहीं है किसी महिला से, किसी की बहन बेटी से ऐसे गले मिलना। तब दोस्तों जो सौरभ ने अपनी हकीकत बताई, उस हकीकत को जिसने भी सुना वो चौंक गया। दोस्तों ये जो सौरभ था, इनका ये नया जन्म था और इनको इस झटके की वजह से अपना पुराना जो जन्म था, पिछला जन्म, वो याद आने लगा था। दोस्तों सौरभ का पिछले जन्म में नाम था प्रदीप और प्रदीप दरोगा की बेटी से प्यार करता था और ये वही दरोगा था जिसकी बेटी से प्यार करता था और जिससे प्यार करता था ये वही लड़की थी जिसका नाम था सविता। उस समय इनकी उम्र 20-25 साल थी और उसी समय क्या होता है कि सविता प्रदीप से बहुत ज्यादा प्यार करती है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये बात जब सविता के पिताजी यानी दरोगा जी के पास तक पहुंचती है, सविता कहते भी है कि हम शादी करेंगे तो प्रदीप से करेंगे, वरना हम किसी से शादी नहीं करेंगे। तो सविता के पिता दरोगा को ये बात भाई बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वो सोचते थे कि प्रदीप भाई कम पैसे वाला है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी समाज में, सोसाइटी में, और दरोगा चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी ऊंचे खानदान में करे, जिसके चलते वो अपनी बेटी को समझाते हैं। लेकिन जब बेटी नहीं मानती है, जिद करती है, तो दरोगा साहब प्रदीप को बहाने से बुलाते हैं कि बेटा मेरे पास में आओ, तुमसे हम बात करेंगे और सविता के साथ में तुम्हारी शादी करा देंगे। जिसके चलते प्रदीप दरोगा साहब से मिलने आता है और दरोगा साहब उसका कत्ल करवा के उसको एक नदी में फेंकवा देते हैं और एक नई कहानी गढ़ देते हैं अपनी बेटी सविता के सामने। कहते हैं कि मैंने उसको बुलाया और वो खुद ही मुकर गया, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता है, जिसके चलते वो आया नहीं। सविता भी उस बात को जब मान गई तो सविता भी सोचती है कि प्रदीप गलत है, प्रदीप बेवफा है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ मेरे साथ में टाइम पास करना चाहता। जिसके चलते सविता भी वहां पे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है जहां पे उसके पिताजी शादी के लिए कह रहे थे। इस तरह प्रदीप का अंत हो जाता है और प्रदीप के जब माता पिता सुनते हैं कि उनके बेटे का कत्ल हो गया
तो वो भी तड़प तड़प के मर जाते हैं, यानी कि प्रदीप की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दोबारा में प्रदीप का जन्म होता है बिहार में, जमुई में, और वहां पे उनका नाम पड़ता है सौरभ, और वही कलेक्टर साहब बने हुए थे और वही कलेक्टर साहब बन के इंदौर में पहुंचे थे। और इंदौर के आसपास ही प्रदीप का पहले घर था, जिसके चलते उस झटके में प्रदीप को सब कुछ याद आने लगा था। तो सविता जब इस बात को सुनती है तो सविता इस पे विश्वास नहीं करती है, सोचती है कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन जब सौरभ ने वो चीजें बताना शुरू किया सविता को जो सिर्फ सविता और प्रदीप ही जानते थे, तो सविता को विश्वास हो जाता है और सविता सौरभ से चिपट के खूब रोती है और कहती है कि ये बात थी लेकिन मैंने आज दिन तक नहीं जानी, और अपने पिता से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहती है। यहाँ तक कि सविता अपने पिता जो दरोगा साहब से उनसे नफरत करने लगती है और कहती है कि आज के बाद हम तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं, तो मेरे घर पे कभी दिखाई मत देना। और दोस्तों उस दरोगा पे भी कत्ल के इल्जाम में एफआईआर होती है, उस पे भी मुकदमा चलता है। और इसके बाद सौरभ जो थे वो प्रयास करते हैं कि उनके जो पिछले जन्म के माता पिता हैं उनसे वो मिले, उनको खोजे। बहुत प्रयास किया लेकिन वो लोग नहीं मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि उन लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों सौरभ ने अपने जो रियल माता पिता थे इनको भी अपने पिछले जन्म के बारे में बताया, तो वो भी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन जब पिछले जन्म की चीजों से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है, सविता अपने घर की पिछले माता पिता खत्म हो गए तो बात ही खत्म हो गई, और सौरभ अपने माता पिता के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगा और जो कातिल थे उनको सजा भी दिलवाई। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे पुनर्जन्म की इस कहानी से, आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।